नेपाल में जल प्रलय। सैलाब ने उखाड़ फेंके पहाड़। सैलाब में समा गए कई गांव। बह गया 42 किलोमीटर लंबा हाईवे। बाढ़ के पीछे चीन का धोखा। ऐसे खौफनाक दृश्य की कलेजा कांप जाए, ऐसी तबाही की दिल दहल जाए। ऐसा विकराल जल तांडव है ये कि पूरा नेपाल दहल गया है। पहाड़ तोड़ सैलाब जैसे जैसे मैदान में आगे बढ़ रहा है, त्रासदी की मात्रा भय से भर रही है, क्योंकि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ तेजी से भारत की सीमा का रुख कर चुकी है। नेपाल में आए सैलाब का रूट देखिए। यह बौखलाया दरिया चीन के कब्जे वाले तिब्बत से निकला। इसके बाद बाढ़ की नेपाल के रुसवा जिले में एंट्री होती है, जहां भोटेकोशी नदी बेकाबू हो जाती है। इसके बाद बाढ़ का पानी त्रिशूल नदी को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। आगे बढ़कर बाढ़ नारायणगढ़ के गंडक नदी में मिलती है। फिर सिर्फ विनाश ही विनाश दिखाई देने लगता है। नेपाल के जिस जगह से ये जल तांडव मचा है, वो बिहार की सीमा पर वाल्मीकि नगर के करीब है। तिब्बत के जिस एपिसेंटर से ये सैलाब निकला है, वो वाल्मीकि नगर से महज 170 किलोमीटर दूर है। नेपाल में आई बाढ़ त्रासदी पर चीन की धोखेबाजी की कहानी भी सामने आई है। चीन नेपाल सीमा की सैटेलाइट से निगरानी करता है, लेकिन चीन ने वक्त रहते नेपाल को बाढ़ का अलर्ट नहीं दिया है। तिब्बत में झील से निकले सैलाब के पीछे क्या कुदरत नहीं ड्रैगन की कारस्तानी है? बाढ़ में डूब रहे नेपाल को लेकर बीजिंग से चौंकाने वाला क्या ऐलान हुआ है? नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। नेपाल में आई बाढ़ से भयानक तबाही हुई है, जबकि कई लोगों की मौत हो गई है। अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं, जिसमें भारतीय और विदेशी नागरिक भी शामिल है। नेपाल की सेना हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रही है, जिसमें 250 लोगों को बचाया गया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बुधवार सुबह तिब्बत की तरफ से भोटेकोशी नदी के जरिए नेपाल में सैलाब आया और नीचे उतरता गया। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। नेपाल के पर्यटन विभाग के मुताबिक 500 से ज्यादा लोगों का पता अभी तक नहीं चला है। इनमें 133 भारतीय समेत 300 से ज्यादा विदेशी पर्यटक हैं। जैसे जल दैत्य जमीन पर उतर आया, जिसके सामने जो पड़ा, जिसके सामने जो पड़ा वो तबाह हो गया। विकराल मटमैला दरिया सब कुछ अपने में समाता गया। क्या घर, क्या पुल, क्या हाईवे, क्या पहाड़, नेपाल के जनसैलाब में सब कुछ तहस नहस हो गया। नेपाल में आई बाढ़ और उससे हुए भूस्खलन का सबसे भयावह दृश्य दहाड़ते दरिया ने किसी को संभलने तक का मौका नहीं दिया। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ कैसी थी, क्या इंपैक्ट था, और जब बाढ़ आई तो लोगों की हालत कैसी रही होगी। बाढ़ की कुछ तस्वीरें तो ऐसी बनी जब लोग अपना वीडियो बना रहे थे और अचानक बाढ़ कैमरे के फ्रेम में रिकॉर्ड हो गया और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। मतलब ये तबाही अचानक आई और कई किलोमीटर में तबाही मचाकर चली गई। नेपाल के चीन बॉर्डर वाले पहाड़ी इलाके में बुधवार अचानक आए जल प्रलय ने भयानक तबाही मचा दी। तबाही की ऐसी तस्वीरें आई जिसमें पहाड़ से लेकर पुल, घर से लेकर गांव,
बाजार और बस्तियां बह गई, गाड़ियां सामान सब पानी में तैरने लगे। अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है। बाढ़ की चपेट में आने से रसुआ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक बह गया। इस तबाही में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग लापता हो गए। लापता होने वालों में कई भारतीयों के साथ कई विदेशी नागरिक भी हैं। बाढ़ के दौरान और बाद के हालात ऐसे थे कि हेलीपैड तक बह गया और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को लौटना पड़ा। बाढ़ नेपाल के अंदर बारिश से नहीं बल्कि चीन की तरफ से आया और भोटे कोशी नदी के रास्ते नीचे उतरता चला गया। भोटे काशी नदी तिब्बत से निकलती है और नेपाल के रसुआ जिले में रसुआगढ़ी टिमुरे सीमा से एंटर करती है। उसकी सहायक नदी लेंदे खोला भी उसी इलाके से जुड़ती है। तिब्बत की सीमा से भोटे कोशी नदी में अचानक पानी बढ़ गया। टिमुरे बाजार, स्याइफ्रू बेसी और आसपास की बस्तियां चंद मिनटों में डूब गईं। घर बह गए, गाड़ियां बह गई। सीमा के पास बना फ्रेंडशिप ब्रिज भी टूट गया। ये वो पुल था जिसे पिछले साल ही बाढ़ के बाद दोबारा बनाया गया था। बुधवार सुबह 9 बजे बाढ़ की एंट्री नेपाल में हुई, जब पानी भोटे कोशी में तिब्बत की तरफ से घुसा। पहला प्रहार टिमुरे बाजार, रसुआगढ़ी कस्टम इलाके में हुआ। इसके बाद फ्रेंडशिप ब्रिज, गाड़ियां, माल, पुलिस चौकी और सीमा बाजार बह गए। पूरा चाइना को डैम खुलेर आ रहेछ। 10 बजे के आसपास बाढ़ का पानी रसुआ जिले के स्याफ्रूबे पहुंचा, जहां गांव, सड़क, हाइड्रो प्रोजेक्ट और पुलिस पोस्ट तबाह हो गए। दोपहर तक बाढ़ भोटे काशी से त्रिशूली नदी में मिला और नीचे बढ़ता चला गया, जिससे बेतरावती, मैलो, सलेटा, शांति बाजार, पैरेबेसी, खालती बस्ती, सोले, त्रिशूली बाजार प्रभावित हुए। त्रिशूली बाजार में दर्जनों घर बह गए, हाइड्रो प्रोजेक्ट और पुल टूट गए। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान विभाग को करीब 9 बजे सूचना मिली कि तिब्बत की तरफ से बाढ़ आ रहा है, लेकिन तब तक बाढ़ अपना कहर बरपा चुकी थी। बाढ़ से नेपाल में हाइड्रो पावर को बड़े नुकसान की बात सामने आई है। रसुआ और नावाकोटे जिले में कम से कम 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। इसमें चालू और निर्माणाधीन दोनों परियोजनाएं शामिल हैं। बाढ़ आने के बाद कई दावे किए गए। एक वजह बताई गई कि तिब्बत में ग्लेशियर से बर्फ का चट्टान खिसकने से बाढ़ आई। बर्फ का चट्टान गिरने से नदी अस्थायी रूप से ब्लॉक हो गई और फिर अचानक टूट गई। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि ग्लेशियर झील के फटने से बाढ़ आई। कुछ रिपोर्ट में तिब्बत में हल्के भूकंप और लैंडस्लाइड का भी जिक्र है। मतलब अब तक की रिपोर्ट में जो दावा किया गया उसमें रसुआ के ऊपर तिब्बत नेपाल सीमा इलाके में लेंदे नदी को बाढ़ का सोर्स बताया गया। यह नदी भोटे कोशी की सहायक नदी है और रिपोर्ट की माने तो अचानक बर्फ का चट्टान लेंदे में गिरा। इससे नदी का बहाव अचानक रुक गया। ब्लॉकेज की वजह से पीछे काफी पानी जमा हो गया और इसके बाद प्राकृतिक रूप से बना अस्थायी बांध टूट गया। इसके बाद भोटे कोशी नदी में पानी का दबाव बढ़ गया, जिसने बाढ़ का रूप ले लिया। रसुआ में पिछले 24 घंटे में 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं हुई। इसलिए बाढ़ की वजह स्थानीय बारिश नहीं बल्कि तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने की भी आशंका जताई गई, जिसका पानी भोटे कोशी में आया। नेपाल में बाढ़ के बाद रेस्क्यू के लिए नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात किया गया है। कई इलाकों में हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी भेजे गए हैं। इन इलाकों में अतिरिक्त एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बोरेन शाह ने नदी किनारे के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। आपदा प्रबंधन एजेंसी के साथ मेडिकल टीमें, स्काउट्स और रेड क्रॉस की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में बाढ़ से हुए नुकसान पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है।
उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्य के लिए मिलकर काम कर रही हैं। उधर भारतीय नागरिकों की मदद और जानकारी के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। प्रभावित लोग 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 पर संपर्क कर सकते हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने भी मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1234, हॉटलाइन 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर 9851-289445 जारी किए हैं। नेपाल में आई बाढ़ का इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि बिहार तक अलर्ट पर है, जिसके बाद बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने गंडक नदी में फ्लैश फ्लड वेव आने की आशंका जता दी। जिसके बाद बिहार के 8 जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिले अलर्ट पर हैं। इसी वजह से बिहार प्रशासन ने गंडक नदी के किनारे वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी। गंडक के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट रहने, संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र की ओर से भी गंडक के आसपास के इलाकों में सतर्कता बरतने और गंडक बैराज के संचालन पर नजर रखने को कहा गया है। उधर इस संकट के वक्त में हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। नेपाल में बाढ़ के बीच बहकर आई गैस और लकड़ियां लूटने की होड़ मच गई। लोग जान जोखिम में डालकर गैस और लकड़ियां निकालने लगे। नेपाल में आई इस अचानक बाढ़ ने सिर्फ कई किलोमीटर के इलाकों को तबाह नहीं किया, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि पहाड़ों में बदलते मौसम, ग्लेशियर घटनाओं के बीच ऐसी आपदाओं की पहले से सटीक चेतावनी कितनी जरूरी है। कुछ ही मिनटों में पानी का सैलाब बना, पुल, सड़क, घर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गए और अब नेपाल की इस तबाही का असर भारत के बिहार तक महसूस किया जा रहा है। यानी पहाड़ों से शुरू हुई ये आपदा अब नेपाल से निकलकर भारत के मैदानी इलाकों के लिए भी अलर्ट बन चुकी है। कुदरत के कोहराम के बाद अब वॉर जोन से आ रही सबसे भयानक खबर। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान पर उनके लिए एक्शन का असर होने लगा है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान से युद्ध में फैसले की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ईरान दावा कर रहा है कि युद्ध में हुए सारे नुकसान की भरपाई कर ली गई है। ईरान अब डिफेंसिव के बजाय अटैक मोड में रहेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान को ओमान का साथ मिलने से ट्रंप भड़क गए हैं। ट्रंप ने पहले ही ओमान को बमबारी कर उड़ा डालने की धमकी दे रखी है। ओमान ने ट्रंप को हमले के लिए भड़काया। ईरान के साथ ओमान की बिग डील। हॉर्मुज पर ट्रंप के दावे फुस। ईरान चैंपियन। जो नहीं देगा टोल उसे छोड़ेगा नहीं ईरान। ما هم در مسیر ورود در واقع کامل سمت ما هست و هم بخشی از مسیر خروج در آبهای سرزمین جمهوری اسلامی ایران در واقع ये युद्ध अब ट्रंप के बस का नहीं रहा, क्योंकि अब न उनकी धमकी से कोई डर रहा है
न ही उनके खौफनाक हथियारों का किसी को डर है। ईरान तो ईरान, ओमान जैसे देश ट्रंप को भाव देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ट्रंप ने कह रखा है कि अगर ओमान ने ईरान से दोस्ती की तो उसे बम से उड़ा डालेंगे। मगर ओमान ने हॉर्मूज पर ईरान की साइड ले ली है। ओमान ने ट्रंप की B-2 बम वर्षक वाली वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया है। उधर ईरान ने पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की भारी बेइज्जती कर उन्हें बेरंग इस्लामाबाद का रिटर्न टिकट थमा दिया है। 24 घंटे के अंदर टूट गया डीलर मुनीर का ड्रीम। ईरान ने की बेइज्जती, गैम्बलर से नहीं होगी डील। मुनीर के फेल होने पर बौखलाए मिस्टर ट्रंप। ईरान ट्रंप से सीधे बात करने के लिए तैयार नहीं। जिन एजेंट को ट्रंप इस मिशन का जिम्मा दे रहे हैं, उन्हें ईरान गैम्बलर बताकर भगा दे रहा है। मतलब ये कि ईरान अपनी शर्तों पर सुपर पावर को कठपुतली बनाकर नचाना चाहता है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के तेल पर प्रतिबंध लगाकर उसकी हालत खराब कर दी है। US military has re-established a physical blockade of Iranian oil in the Gulf. Very little, possibly no tankers at all with Iranian oil have reached the global markets. And so it has been going on for 6 weeks. And as we know, oil is the lifeline of the Iranian economy. हालांकि ईरान ट्रंप को झटका देने वाले बयान से पीछे नहीं हट रहा। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद आकरा मीनिया ने दावा किया है कि अब उनकी सेना की ताकत डबल हो गई है। ईरान मिलिट्री के मुताबिक अमेरिका के हमलों के खतरे से बचाने के लिए डिफेंसिव पोजीशन के बजाय अब अटैकिंग पोजीशन की तैयारी कर ली गई है। ईरान ने युद्ध के आखिरी दौर में कई प्रीएम्प्टिव ऑपरेशन किए और जॉर्डन में यूएस बेस पर ईरानी हमला यूएस हमलों के लिए एक असरदार रोकथाम थी। आकरा मीनिया ने दावा किया है कि अगर कोई अमेरिकी सैनिक ईरान में घुसता है और उसे पकड़ा जाता है तो उनकी सरकार उसे फाइनेंशियल इनाम देगी। ईरान ने युद्ध में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान की पूरी भरपाई कर ली है। 6 महीने से जारी युद्ध में अब ईरान नए मिलिट्री इक्विपमेंट से लैस है। ईरान की फायर पावर बढ़ गई है। ईरान ने युद्ध के विस्तार का भी इशारा किया है। बहुत जल्द पेजेश्कियन और पुतिन की मीटिंग फाइनल होनी है, क्योंकि युद्ध के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और ईरान अब वेट करने के मूड में नहीं है। छह महीनों से युद्ध, 6 के 6 महीने ईरान पड़ा भारी। लेकिन 7वां महीना ट्रंप जीतेंगे या बचेगा ईरान? अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई के 6 महीने हो रहे हैं। ट्रंप ने पूरा जोर लगा लिया। ट्रंप ने हर हथियार चला लिया। ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंधों की मिसाइल दाग दी। ट्रंप ने ईरान को नर्कलोक बनाने की धमकी दे रखी है। लेकिन ईरान उतना ही मजबूत बना हुआ है। ईरान उतना ही खूंखार बना हुआ है। ईरान उतना ही अजेय बना हुआ है जितना फरवरी 2026 में था। अली खामेनेई ने जैसे अमेरिका से टक्कर ली, वैसी ही जिद मुस्तफा खामेनेई ने दिखाई है। ईरान के लिए अब माहौल ज्यादा फेवर के बने हुए हैं। खाड़ी देशों में ईरान का रुतबा बढ़ने लगा है। ईरान को नए नए पार्टनर मिलने लगे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ओमान ने ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज कर ईरान से डील फाइनल कर ली है। ईरान और ओमान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही फिर शुरू करने के लिए एक नए रूट पर लगभग सहमति बना ली है। दोनों देशों के बीच पिछले कई हफ्तों से तेल गलियारों को लेकर बातचीत चल रही है। ईरान और ओमान ने जॉइंट टेम्परेरी नेविगेशन कॉरिडोर बनाने पर चर्चा की। ईरान ओमान ने नए रास्ते से बारूदी सुरंग हटाने पर भी सहमति जताई है।
خروج هم یعنی از خلیج فارس به سمت دریای عمان، اون هم یک مقداری از این مسیر وارد آبهای سرزمینی ایران میشه و مابقی هم در آبهای سرزمینی عمان. این یک تغییر کاملا ईरान प्लस ओमान ने ट्रंप की टेंशन दोगुनी कर दी है। दोनों देश हॉर्मूज में ऐसा ऑयल रूट बना रहे हैं जहां दोनों की इजाजत के बगैर कोई गुजर नहीं पाएगा। हॉर्मूज में ये रूट जहां पर हैं, अब उसकी डिटेल देखिए। युद्ध शुरू होने से पहले हॉर्मूज को एक ही समुद्री रास्ता माना जाता था। जहाज तय रास्ते से गुजरते थे। उनका रास्ता बंदरगाह, जहाज के समझौते और सुरक्षा को देखकर तय होता था। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध भड़कने के बाद यहाँ दो अलग रास्तों की बात होने लगी। एक ईरानी रास्ता, ये हॉर्मूज के उत्तरी हिस्से में ईरान के तट के पास है। ये लारक और केश्म आइलैंड के करीब से गुजरता है। आगे ईरान के बंदरगाहों और तेल टर्मिनलों तक जाता है। दूसरा ओमानी रास्ता, ये हॉर्मूज के दक्षिणी हिस्से में ओमान के करीब है और ईरान के तट से दूर है। अमेरिका इसी रास्ते से जहाजों को गुजरने पर जोर देता है। अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा में चलने वाले कई कमर्शियल जहाज भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों रूट पर ईरान ने ओमान के साथ मिलकर कंट्रोल कर लिया तो फिर ट्रंप के होश उड़ सकते हैं। که تا در واقع اگر این تفاهم با عمان اجرایی بشود باید به مدت 30 تا 60 روز با عمان مذاکرات بکنیم، از جمله اینکه مسیر دائمی و پایدار رو هم با هم تفاهم بکنیم که این رو جایگزین همون مسیر رو تقریبا 58 ساله بکنیم. ईरान ने ऐलान किया है कि हॉर्मूज में अब किसी भी सैन्य जहाज की एंट्री नहीं होने दी जाएगी। ओमान ईरान के इस फैसले के साथ है, लेकिन ट्रंप ने जो धमकी दे रखी है उसका क्या ओमान की जुर्रत का जवाब ट्रंप नहीं देंगे? सुन लीजिए ट्रंप की वो घोषणा जब उन्होंने ओमान को बमबारी कर बर्बाद कर डालने की चेतावनी दी थी। No, I don't think they behaved very well, but we'd handle them very easily, just like we do other things. इस बीच अमेरिका ने खौफनाक मिसाइल को वॉर में टेस्ट करने के सिग्नल दिए हैं। अमेरिकी नौसेना ने AIM-424 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल मेलिस का फर्स्ट लुक रिलीज किया है। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे जंगी जेटों पर तैनात करने के लिए बनाया गया है। अमेरिकी मिसाइल पावर के मामले में चीन की PL-15 मिसाइल कोसों आगे मानी जा रही है। पहली बार मेलिस मिसाइल को नेवादा में टेलहुक कन्वेंशन में प्रदर्शित किया गया था। AIM-424 मेलिस मिसाइल 250 समुद्री मील यानी 463 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के टारगेट को तबाह कर सकती है। इसे खास तौर पर घात लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान पर अमेरिकी फोर्स विस्फोटक हथियारों की लॉन्चिंग के लिए रेडी है, मगर फिलहाल ट्रंप ईरान पर हमले का ऑर्डर नहीं दे रहे, क्योंकि वो खाड़ी देशों में अपनी टीम को सॉलिड बना रहे हैं। ट्रंप ने सीरिया से सपोर्ट के लिए उसे अपनी बेड लिस्ट से बाहर कर दिया है। अमेरिका ने अब दुश्मनों की लिस्ट में सिर्फ 3 देशों को रखा है। ट्रंप की स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट में अब सिर्फ 3 देश हैं। पहला ईरान, दूसरा क्यूबा और तीसरा किम जोंग उन का उत्तर कोरिया। अमेरिका के कट्टर विरोधी देशों की इस फहरिस्त में अब उन देशों की भी गिनती की जाएगी जो ईरान को मदद पहुंचा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक बैन लगाने के साथ उन देशों को धमकी दी है जो ईरान से कारोबार करते हैं। जाहिर है जिसने भी ट्रंप की बात नहीं मानी उस पर वो फायर होंगे, लेकिन चीन और रूस ट्रंप की धमकियों को सीरियसली लेने के मूड में नहीं दिख रहे। पजेश्कियन और पुतिन के बीच होने वाली मीटिंग इसका प्रमाण है। पुख्ता तौर पर यह भी ट्रंप को पता है कि ईरान से युद्ध में उनकी जीत अब नामुमकिन हो चुकी है, इसलिए विनाशकारी हथियारों की टेस्टिंग की नौबत आती दिख रही है। पीओके
पीओके और बलूचिस्तान में बगावती विद्रोह से पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेचैन हो गए हैं। मुनीर के ऑर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर पीओके में निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अंदरूनी विद्रोह से परेशान पाकिस्तानी हुक्मरान इमरजेंसी युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। तभी तो पाकिस्तान में तुर्की और चीन की सीक्रेट विमानों ने खुफिया सामान उतारा है। वहीं पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मक्का समझौते को गंभीरता से लेना चाहिए, जब तक ये साफ ना किया जाए कि ये समझौता भारत के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान का कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी फेल हो जाते हैं। दरअसल ट्रंप बैकडोर से ईरान से डील करने के लिए बेचैन हैं और इसके लिए उन्होंने आसिम मुनीर के हाथों ईरान को ऑफर भेजा है। लेकिन अब खबर यह है कि अचानक मुनीर ईरान का दौरा खत्म करके पाकिस्तान वापस लौट चुके हैं। खबर यह मिल रही है कि मुनीर ने ईरान के सामने कुछ सीक्रेट ऑफर रखे जिन्हें ईरान ने ठुकरा दिया। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब आसिम मुनीर की ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात की कोशिश पर पानी फिर गया और 2 दिन का दौरा करीब 1 दिन में ही खत्म हो गया। मुनीर शहबाज सोच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर देंगे तो एक बार फिर कटोरे में कुछ कर्ज की भीख पड़ जाएगी, लेकिन ईरान ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यह अलग बात है कि मुनीर को अमेरिका और ईरान का मामला सुलझाने से पहले पाकिस्तान की हालत पर नजर डालनी चाहिए, क्योंकि उनसे पाकिस्तान की हालत ही नहीं संभल रही। चले हैं अमेरिका ईरान की डील कराने। तस्वीरें देखो। पीओके और बलूचिस्तान के बागियों ने मुनीर को छठी का दूध याद दिला दिया है। पीओके से नई तस्वीर आई जिसमें लोगों की आवाज दबाने के लिए वादी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। जवाब में लोगों ने पत्थर उठा लिए। दरअसल फायरिंग से पहले पीओके में प्रदर्शन हो रहा था, सड़कों पर टायर जल रहे थे और लोग मुनीर की सेना के खिलाफ नारे लगा रहे थे। रावला कोट में भी मुनीर एंड कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, जिसे तानाशाही माइंडसेट वाला पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष भला कैसे बर्दाश्त करता। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और पाकिस्तानी रेंजर्स ने लोगों की आवाज को दबाने के लिए गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके को दहला दिया। लेकिन लाख जुल्म के बावजूद पीओके के कश्मीरी झुकने को तैयार नहीं है। बड़ों को तो छोड़िए, शहबाज और मुनीर के खिलाफ बच्चे भी बोलने से पीछे नहीं हट रहे। एक छोटी बच्ची को सुनिए कैसे उसने पाकिस्तान के हुक्मरानों को सच का आईना दिखाया। मैं 3 क्लास की तुलबा हूँ। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ लेकिन स्कूल बंद है। मुझे अपने स्कूल की बहुत याद आ रही है और ये जो जालिम हुक्मरान है क्या हमें दहशतगर्द बोलते हैं। क्या मैं भी दहशतगर्द हूँ? वो जो आपने कोटली में 2 साल की बच्ची मारी थी, क्या वो भी दहशतगर्द थी? अब जो भी नई तारीख शुरू करते हैं आप उसको दहशतगर्द का लक़ब दे देते हैं। जो बाहर के लोग हैं मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज हमारी आवाज उठाएं। शुक्रिया। बलूचिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए लगातार मुनीर की सेना को टारगेट कर रही है। कलात में बीएलए ने आईडी ब्लास्ट किया और पाकिस्तान की सेना के 6 जवानों को मारने का दावा किया। बीएलए ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। बताया जा रहा है कि हमला 18 अगस्त को हुआ था। बीएलए के लोगों ने पाकिस्तान की सेना की एक चौकी को निशाना बनाया था। हम
हमने सिर्फ अपना हक मांगा था, जिसे आप लोगों की अदालत में दहशतगर्दी समझा जाता है। आप लोग हमें राशन नहीं पहुंचाएंगे तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है और वही हमें रिस्क देगा। जो पत्थर में कीड़े को रिस्क दे सकता है वो हम कश्मीरियों को भी रिस्क दे देगा। और अपने हुकूक मांगना अगर दहशतगर्दी है तो हाँ, हम हैं दहशतगर्द। अब हमारी यूनिवर्सिटी CMH हमें सऊदी अरबिया वालों ने बना के दिया है, बॉयज डिग्री कॉलेज हमें दुबई वालों ने बना के दिया है, जिसपे इनकी गंदी रेंजर्स ने कब्जा किया हुआ है। हम किधर जाएं कश्मीरी? इस बीच खुर्रम में हुए हमले, धमाकों और फायरिंग के बाद बलूचिस्तान में अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट में कहा गया है कि अगले 24 घंटे बलूचिस्तान के लिए संवेदनशील हैं। दरअसल मुनीर की सेना बलूचिस्तान के लोगों को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ रही है। लोगों को टॉर्चर किया जाता है, जो आवाज उठाते हैं उनको गायब कर दिया जाता है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान की संसद में मौजूद कुछ नेताओं ने शहबाज सरकार से अपील की कि वो बलूचिस्तान के लोगों पर रहम करें। आपको दिखाई जा रहे हो ये पुलिस की बगैरत के बच्चे लगातार फाइट कर रहे हैं। यानी 4 सूबों का पाकिस्तान बगावत की आग में जल रहा है। शहबाज शरीफ से सरकार और आसिम मुनीर से फौज संभल नहीं रही, जिसकी वजह से फिर यहीं से तेज हो जाता है पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वॉर। पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जब जब वो फंसता है भारत के खिलाफ साजिश करना शुरू कर देता है, और एक बार फिर वही हो रहा है। LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब पाकिस्तान का ड्रोन देखा गया है। ये पाकिस्तान को तुर्की से मिला TB2 ड्रोन था, जो भारत की तरफ निगरानी कर रहा था। ड्रोन का फ्लाइट पाथ जम्मू और सियालकोट के बीच ट्रैक किया गया। बॉर्डर के करीब ड्रोन ट्रैक होने के बाद भारतीय एयर डिफेंस को अलर्ट कर दिया गया और पाकिस्तान की नई साजिश को भारत की पहली निगरानी ने एक्सपोज कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान के एयर स्पेस में 19 से 21 अगस्त के बीच 60 घंटे के दौरान तुर्की और चीन के मिलिट्री प्लेन्स उड़ान भरते नजर आए। यही नहीं, ये मिलिट्री प्लेन कई बार पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम एयरबेस पर इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मिलिट्री प्लेन्स की लगातार उड़ान पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहने वाले सामान्य मिलिट्री एयर ट्रैफिक से हटकर नजर आए। इससे पहले इस लेवल पर मिलिट्री एक्टिविटी पाकिस्तान में लंबे समय से नहीं देखी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या तुर्की और चीन के इन मिलिट्री प्लेन्स के जरिए ड्रोन और दूसरे हथियार पाकिस्तान पहुंचाए गए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि तीनों अड्डों पर चीन और तुर्की के मालवाहक विमानों का 60 घंटे के दौरान आना जाना जारी रहा। तुर्की और चीन से पहुंचे मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस पर उतरे। इसके अलावा कराची के मसरूर एयरबेस पर भी मिलिट्री प्लेन लैंड हुए और चकवाल में मुरीद एयरबेस पर भी प्लेन लैंड होने की खबर है। इसके अलावा तुर्की की तरफ से C-130 हरक्यूलिस और A-400 एटलस विमानों से सामान पहुंचाया गया। इनकी कई उड़ानों को सैन्य कॉल साइन के साथ ट्रैक किया गया। चीन की तरफ से Y-20 ट्रांसपोर्ट विमान से सामान आया। विमानों में क्या था इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ कयास है कि पाकिस्तान में ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम सप्लाई किए गए हैं और ड्रोन की सप्लाई रात के अंधेरे में की गई ताकि सैटेलाइट ट्रैकिंग से गतिविधियों को छिपाया जा सके। और यह किसी से छिपा नहीं है कि घर में सुई तक नहीं बना पाने वाला पाकिस्तान किस हद तक हथियारों के लिए चीन पर निर्भर रहा है। और पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने माना भी था कि उसने पाकिस्तान की मदद की थी। अब जो नई खेप आई है उसमें AI गाइडेड केमान के क्रूज मिसाइल, बारखता TB2 और अंकेसी ड्रोन शामिल हैं। इनके अलावा तुर्की ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने में भी मदद की है। बारखता TB2 निगरानी और हमला दोनों में इस्तेमाल होता है। करीब 24 घंटे उड़ान भर सकता है। करीब 150 किलोमीटर कम्युनिकेशन रेंज और लेजर गाइडेड हथियार ले जा सकता है। अंकेसी ड्रोन TB2 से बड़ा और ज्यादा ताकतवर है। करीब 1.3 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है। 24 घंटे से ज्यादा उड़ान की क्षमता है और भारी हथियार ले जाने में सक्षम है। जबकि किमान के क्रूज मिसाइल जिसमें AI से टारगेट पहचानने की क्षमता है। यह मिसाइल ड्रोन से भी लॉन्च की जा सकती है। किमान के 1 की रेंज करीब 200 किलोमीटर बताई जाती है। यह मिसाइल जमीन और समुद्र के टारगेट पर हमला कर सकती है।
अब पाकिस्तान में जिस तरह तुर्की के मिलिट्री प्लेन उतरे, उसे 7 अगस्त को मक्का में तुर्की और सऊदी अरब के साथ हुई पाकिस्तान की डील से भी जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत किसी तीसरे देश का हमला होने पर एक दूसरे की मदद करने पर सहमति बनी है। हालांकि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन की सप्लाई कर चुका है। इसके बाद दोनों देशों के बीच डिफेंस डील में तेजी भी आई है। So I think that has got major security implications for India. Unless the fact says that it is not against India, we must assume that it is against India. ड्रोन, नेवी से जुड़े सिस्टम और प्लेन की तकनीक में दोनों देशों के बीच समझौते हो चुके हैं। इसी साल मई में पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने तुर्की में मिलिट्री डील को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच फाइटर जेट्स को लेकर भी डील पर बात हो चुकी है। तुर्की के मीडिया के मुताबिक करीब 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स और अफसर तुर्की की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कान के प्रोजेक्ट में शामिल हो चुके हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह तुर्की से पाकिस्तान को मिले ड्रोन्स को हवा में फोड़ा, उसके बाद भले ही पाकिस्तान तुर्की से ड्रोन तो ले रहा है, लेकिन उसे इन ड्रोन्स पर भरोसा नहीं रह गया है, जिसका खुलासा एक पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट से हुआ। यही वजह है 15 महीने बाद भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनकर पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं, पाकिस्तानियों की हलक सूख जाती है, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसीने आने लगते हैं और पाकिस्तान की कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ थर-थर कांपने लगते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी थी। इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित मरकज सुबहान अल्लाह भी शामिल है, जो जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय बताया जाता है। पाकिस्तान सरकार की मदद से हमले के निशान तो मिटाए जा रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की याद आज भी मार्शल मुनीर और कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ को सोने नहीं देती, क्योंकि तब हालत ये थी कि अगर कुदरत ने पाकिस्तान को नहीं बचाया होता तो पीओके में मौजूद पाकिस्तान की सेना के कई ठिकाने स्वाहा हो गए होते। पाकिस्तान भारत को जवाब देने के लिए हाथ पांव मार रहा था, लेकिन चीन के सैटेलाइट ने ऐन मौके पर उसे धोखा दे दिया। Also till about 12 they were trying their best to obtain images so that they have some evidence of some targets which they have hit. But unfortunately, once they did not get, they tried other Chinese satellites also. But since they are not able to hit any target, they got no evidence. So commercial satellites images from Chinese are available to anyone. Means anyone can buy. So it's not that Pakistan is only. ऑपरेशन सिंदूर की वजह से केवल पाकिस्तान के दहशतगर्द ही पस्त नहीं हुए, बल्कि पाकिस्तान के घटिया डिफेंस सिस्टम की भी पोल खुली। पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए बताते हैं कि एक ओर चीन के भरोसे बैठा पाकिस्तान पस्त हो चुका था, तो दूसरी ओर भारत का हर निशान सटीक लगा। यही नहीं, भारत पाकिस्तान में और तबाही मचाता, लेकिन मौसम ने करवट बदली और पाकिस्तान का स्कर्दू एयरबेस निस्तानाबूद होने से बच गया। एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत को उकसाने की कोशिश करके गलती कर दी है, लेकिन ये मोदी का नया भारत है, चुप नहीं रहता, तुरंत जवाब देता है। कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन की सिक्योरिटी से खिलवाड़ करने के लिए वहां लगे कुछ स्ट्रक्चर को हटा दिया, तो भारत ने दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर चलवा दिया। भारत के तेवरों से साफ है कि अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई गलती की तो पहले से ज्यादा मार पड़ने वाली है, और पाकिस्तान भी ये जानता है कि वो कितनी भी तैयारी कर ले, कितना भी फर्जी माहौल बना ले, कितने भी हथियार जुटा ले, भारत से भिड़ने पर उसका पिटना तय है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया भारत के घातक हथियारों और भारत के मजबूत एयर डिफेंस का लोहा मान चुके हैं।